So what I was saying that the name was GATT. क्या रीज़न था? 2 वर्ल्ड वार मैंने तुम्हें बताया था, एक 1914 से 1919 तक और दूसरा फ्रॉम 1939 टू 1945, 1939 से 1945 तक। अच्छा, अभी ये 2 वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी जो ऐसी नेशन थी जो इंडिपेंडेंट थी या ऐसी कुछ नेशन थी जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, वो इस वर्ल्ड वार में हिस्सा ली। ठीक है, एक और आपके रशिया जैसी कंट्री का अगर जो है कि दबदबा था, तो एक और क्या है, जापान जैसी कंट्रीज़ थी, है कि नहीं, एक और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ थी। तो ये क्या है कि वर्ल्ड वार से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि देश पीछे जाता है। किसी भी वार से, किसी भी लड़ाई से देश बहुत साल पीछे चला जाता है। ठीक है, तो दैट वाज हैपेंड विद द सो मेनी डेवलप्ड इकोनॉमीज एट दैट टाइम। तो अब ये आगे जाके ऐसी सर्कमस्टेंसेस ना हो, आगे जाके कोई ऐसा वर्ल्ड वार ना हो, इतने बड़े स्तर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया कि एक हम संस्था खोलें विद द नेम ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1948 में फाइनली 23 कंट्रीज़ के साथ विद 23 कंट्रीज़ इंस्टीट्यूट कॉल्ड गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वॉज ओपन। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ होंगी, मेंबर कंट्रीज़ मतलब जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, इस एग्रीमेंट में, वो ट्रेड के बेसिस पे पार्टिसिपेट करेगी। मतलब कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड कौन कौन से शर्तों पे होगा, कितना फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रेड में देगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें तय रहेंगी। तो गैट एक ऐसी संस्था खोला गया जिससे दुनिया भर की जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे से एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड कर सकें। और अगर उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, चाहे इकोनॉमिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, जो भी आप रिलेशन कहें, तो इस रिलेशन की वजह से जो वर्ल्ड वार जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिससे लॉस हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ को, ये क्या है, कुछ हद तक इस पे लगाम लगाया जा सकता है। और गैट को खोलने का पर्पज़ यही था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बेनिफिट भी सारी कंट्रीज़ को मिला, क्योंकि वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें अभी तक, थर्ड वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। बात समझ में आ रही है? तो 1995 में जाके इसी गैट का नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995। और आपकी मेंबर कंट्रीज़ 150 से ज़्यादा इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो द एक्टिव मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रहा WTO के पीछे। अब आपसे इसके फीचर्स भी पूछ सकता है। तो जैसे पहली चीज़ें देखिए दी हुई है कि इट फोकसेस ऑन मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट and provides equal opportunities to all country in the international market for trading purpose। पहला इसमें जो फीचर लिख सकते हैं, अब फीचर्स पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो पहला जो फीचर WTO का हो जाएगा वो क्या है कि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सारी कंट्रीज़ को, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सके। मल्टीलैटरल ट्रेड का यहाँ क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड्स। जैसे मैं तुम्हें एक डोमेस्टिक लेवल पे एग्जांपल देता हूँ, टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी में देखेंगे तो देखिए, छोटे से छोटे वस्तु से लेकर बड़े से बड़े वस्तु तक का प्रोडक्शन टाटा करता है। टाटा नमक का भी प्रोडक्शन करता है, टाटा ट्रक का भी प्रोडक्शन करता है। बात समझ में आ रही है जी? तो क्या है कि कहने का ये मतलब है कि प्रोडक्शन करता है टाटा। तो इसी तरह से अगर कोई कंट्री है, मेंबर कंट्री है, उसको एक से बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्रेड करना है। जैसे करंट सिचुएशन में चाइना का एग्जांपल लीजिए, सारी चीज़ों में आगे है वो। ठीक है, तो ये मल्टीलैटरल ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप ट्रेड करिए, फ्लेक्सिबिलिटी से ट्रेड करिए और बाकी कंट्री से एक अच्छा रिलेशन बना के, एक अच्छा संबंध बना के आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं
तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इन एडिशन टू दिस देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स टू, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि एक अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वर्ल्ड रिसोर्स का, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है WTO के थ्रू, क्योंकि इफिशिएंट तरीके से ट्रेड होगा। तीसरी चीज़, इट विल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यस, द थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज दैट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा है WTO का। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन आप इंडस्ट्रीज लगाइए, ट्रेड करिए और इन्वायरमेंट को आप कंसिडर ही ना करिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंसिडर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये क्या दिया है कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देता है, ठीक है। बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड को पूछते हैं ये। बायलैटरल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। मल्टीलैटरल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन मल्टीपल और मेनी कंट्रीज थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाना है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है बेसिकली उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ को गवर्नमेंट अगर डिक्रीज़ करती है या हटा देती है, ना के बराबर रखती है, तो कंट्रीज़ जो है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ आपके यहाँ से और अच्छे से लेन देन करना चाहेंगी। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव है, एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन फोरफ्रंट of framing fair global rules, regulation and safeguard and advocating the interest of developing the world। अब जरा सा हमारी कंट्री के बारे में देख लो। इंडिया विरोध तो कर नहीं सकता है, ठीक है, तो चूँकि हमेशा गांधीवाद फिलॉसफी पे चला है, तो फेयर रूल्स बनाता है भारत सरकार, उसमें जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करता है, रेगुलेशंस, सेफगार्ड, सब कुछ प्रोटेक्शन वगैरह जो है कि फॉलो करता है, सारे गाइडलाइंस फॉलो करता है WTO। India has kept its commitment towards liberalization of trade and made WTO by removing quantitative restriction on import and reducing tariff rates। ये लास्ट लाइन जो दिया है, ये क्या दिया है कि भारत ने अपने कमिटमेंट को बनाए रखा। कैसा कमिटमेंट? तो याद करिए, जो 1990s में भारत ने कमिटमेंट दिया था कि हम लिबरलाइज करेंगे इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे, तो भारत सरकार ने उसे फॉलो किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हटाया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हटाया और टैरिफ रेट को डिक्रीज़ किया। ये दो चीज़ें क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लो कि चाइना हर साल 2000 टन गुड्स जो है कि एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, और इंडिया के लोग 2000 टन चाइना के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के लोग का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स इंपोर्ट करेंगे चाइना से और वो फिर फाइनली सेल करेंगे हाउस होल्ड को, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि भारत सरकार कभी कभी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, अपने लोगों को बोलती है कि आप 2000 टन नहीं परचेज़ कर सकते हैं चाइना से, आप 1000 टन ही परचेज़ कर सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी पे भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया इंपोर्ट से और टैरिफ रेट को भी डिक्रीज़ किया ताकि बाकी कंट्रीज़ अच्छे से इंडिया से ट्रेड कर सकें।